गर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 141 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके एक तो शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख़्याल से आप उनको दीवाने गालिब के बेहतरीन शेरों में शामिल कर सकते हैं। कई बार आप अपनी बात कह नहीं पाते या आप लाख कोशिश करें, लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब साहब के साथ अक्सर ऐसा होता था क्योंकि उनकी शायरी लोगों को समझ में नहीं आती थी। अभी भी शायरी को समझना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में आपके दिल में किस तरह से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, उसको मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक दो शेरों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कह रहे हैं, गर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, गर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। किसको सुनाऊँ हसरत इजहार का गिला, किसको सुनाऊँ हसरत इजहार का गिला, दिल फर्द जमो खर्च ज़बां हाय लाल है। किस पर्दे में है आईना परदाज़ है खुदा, किस पर्दे में है आईना परदाज़ है खुदा, रहमत की उज़्र ख्वाए लबे बेसवाल है खुदा न ख्वास्ता वो और दुश्मनी, है खुदा न ख्वास्ता वो और दुश्मनी, ए शौक़ मुनफ़इल ये तुझे क्या ख़याल है। मुश्किन लिबास काबा अली के कदम से जान, मुश्किन लिबास काबा अली के कदम से जान, नाफ़े ज़मी है ना कि नाफ़े गज़ाल है। वहशत पे मेरी अरसा आफाक तंग था, वहशत पे मेरी अरसा आफाक तंग था, दरिया ज़मी को अर्क इन्फियाल है। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। और ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद, पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद, दिल वक्फ दर्द रख कि फ़कीरों का माल है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि गर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। इख्फ़ाए हाल का मतलब है कि आपका हाल, किस हाल में आप ज़िंदगी जी रहे हैं या आपका हाल दिल, उसका छुपा हुआ रहना है। और मुहाल होने का मतलब है मुश्किल या नामुमकिन होना। तो लिटरली इस शेर के अंदर गालिब साहब कह रहे हैं कि अगर खामोश रहने का फ़ायदा ये होता है कि आपका हाल दुनिया से छुपा रहता है, तो मैं खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है, मैं खुश हूँ कि मेरी बात, मेरी शायरी किसी को समझ में ही नहीं आती है। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि गालिब साहब से अक्सर ये शिकायत की जाती थी कि आपकी शायरी बड़ी मुश्किल है, हमें समझ में नहीं आती है। उनके टाइम पे एक शायर थे ऐश देहलवी, जिन्होंने ये 4 लाइनें गालिब साहब की शायरी के बारे में लिखी थी। वो कहते हैं कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का जब है कि एक कहे और दूसरा समझे, कलाम मीर समझे और ज़बान मिर्ज़ा समझे, मगर उनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे। है कि हमें तो गालिब साहब की शायरी समझ में नहीं आती, ये तो उनकी बातें तो या तो वो खुद समझते होंगे या फिर खुदा समझे है? तो इस तरह के ताने तंज गालिब साहब को अक्सर कसे जाते थे, सुनने को मिलते थे। और लेकिन वो गालिब साहब का जवाब और क्लेम ये होता था कि मेरी शायरी आम शायरी नहीं है, ये तुकबंदी की शायरी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी गहरी फ़िलासफ़ी है, इसके अंदर लेयर्स हैं। तो ऐसी बातें एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स शायरी ही लिखनी पड़ेगी है। और वो फ्रस्ट्रेट भी होते थे कि लोग तो मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं करते, मेरी शायरी के अंदर इतनी खूबसूरती है, गहराई है, लेकिन लोग कोशिश नहीं करते मेरी शायरी समझने की है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के रंग को उन्होंने इस शेर में एक्सप्रेस किया है। कहते हैं, अगर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। कि अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती तो अच्छी बात है। ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन की टोन में कह रहे हैं, वो तो चाहते तो यही होंगे कि उनकी बात, उनकी शायरी लोग समझें। लेकिन कहते हैं खुश है कि मेरी बात समझनी मुहाल है, कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, राइट। क्योंकि इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा हाल दिल, मेरी ज़िंदगी का हाल तुम्हारे ऊपर और लोगों पे नहीं खुलता है। और अगर मेरी बात समझ में आ जाती, मेरा हाल दिल लोगों पे खुल जाता, तो क्या होता है।
मेरी मदद करने को तो कोई नहीं आता, शायद मेरा मजाक उड़ाया जाता, तंज कसे जाते, मेरी इस दुनिया में रसवाई होती। तो उन्होंने नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव बात ढूंढ निकाली है और कहते हैं कि अच्छा ही है मेरी बात, मेरी शायरी लोगों को समझ में नहीं आती, इसी बहाने मेरा हाल दिल छुपा रहा, मेरी प्राइवेसी बरकरार रही और दुनिया की रसवाई से भी मैं बच गया है। इसको आप एक फ़िलोसॉफिकल एंगल से भी पढ़ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही तो दुखी नहीं होना चाहिए, इसके भी अपने फ़ायदे हैं। और एक रंग ये भी है कि उन्होंने ना खामोश रहकर भी खामोश रहने का एक अंदाज़ ढूंढ लिया है, या अंदाज़ उनके लिए निकल आया, तरीका निकल आया, क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी लिखना तो बंद नहीं किया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते रहे, लेकिन फिर भी वो खामोश रहे क्योंकि उनकी बात किसी को समझ में नहीं आई है। तो ये एक तरह की खामोशी ही है, क्योंकि किसी को आपकी बात समझ में तो नहीं आ रही है। तो दोनों बातें हो गई, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करते रहे शायरी के अंदर, लेकिन उनकी बात क्योंकि किसी को समझ में नहीं आई, इफ़ेक्टिवली वो खामोश रहे और उनकी पर प्राइवेसी भी बरकरार रही, दुनिया की रुसवाई से भी वो बच गए। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन गालिब साहब ने दूसरी जगहों पे भी एक्सप्रेस की है। ये 4 लाइनें उन्होंने लिखी हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। कहते हैं कि मुश्किल है ज़बस कलाम मेरा ए दिल, सुन सुन के उसे सुखनवरान कामिल, आसा कहने की करते हैं फरमाइश, गोयम मुश्किल वगर ना गोयम मुश्किल। कि ये जो बड़े बड़े शायर हैं वो कहते हैं कि मेरा कलाम मुश्किल है और फरमाइश करते हैं कि मैं आसान शायरी लिखा करूं। और मेरे लिए मुसीबत ये है कि अगर मैं अपनी बात कहूं, आखिरी लाइन फ़ारसी में है, गोयम मुश्किल वगर ना गोयम मुश्किल, कि अगर मैं अपनी बात कहूँ शायरी में अपने अंदाज में तो मेरे लिए मुश्किल है, और अगर मैं ना कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। या मैं शायर हूँ, मैं अगर ना कहूँ, चुप रहूँ तो बहुत बड़ी मुश्किल है, और अगर कहूँ तो मेरे को दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं। तो ये इस शेर का जिस्ट है। कहते हैं, अगर खामोशी से फ़ायदा इख्फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। अगला शेर देखें कि किसको सुनाऊं हसरत इजहार का गिला, किसको सुनाऊं हसरत इजहार का गिला, दिल फ़र्द जमो खर्च ज़बां हाय लाल है। हसरत इजहार, किसी बात का इजहार करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की हसरत या तमन्ना, गिला कहते हैं शिकायत को, और फ़र्द जमा खर्च, जहाँ पे फ़र्द जमो खर्च का मतलब है जहाँ पे जमा और खर्च का हिसाब रखा जाता हो, ऐसी कोई अकाउंट शीट, ऐसा कोई रजिस्टर। या और ज़बां हाय लाल, या तो जो ज़बां हा लफ्ज़ है वो ज़बान का, टंग का प्लूरल भी हो सकता है, या फिर ज़बां हाय लाल भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक लाल रंग की इन्फ्लेम्ड, जलती हुई, गुस्से से जलती हुई या दुखी ज़बान भी हो सकती है, या एक से ज़्यादा ज़बानें भी यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है ये। लाल, ज़बां हाय लाल जो है, लाल म्यूट गूंगे लोगों के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इसका जिस्ट शेर का ये है कि अगर आपके दिल के अंदर अपनी बात कहने की बहुत हसरत हो है, और अगर आप बात ना कह पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो आपके दिल के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होती जाती है। उस बात को वालिद साहब ने इस शेर में बयान किया है। तो कहते हैं, किसको सुनाऊं हसरत इजहार का गिला, कि मैं अपनी हसरत इजहार का गिला, शिकायत किसको सुनाऊं, या कि मैं अपनी बात का इजहार नहीं कर पा रहा, इसकी मुझे शिकायत आई, लेकिन किसको सुनाऊं, सुनने वाला कौन है यहाँ पे। दिल फ़र्द जमो खर्च ज़बां हाय लाल है। या तो वो कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो एक ऐसा फ़र्द बन गया है जिसके ऊपर ज़बां हाय लाल, इस लाल ज़बान का जमा खर्च लिखा जा रहा है। तो इसके अंदर 2-3 रंग जो नज़र आ सकते हैं या नज़र आते हैं वो ये है। एक तो ये कि दिल के अंदर बहुत हसरत है अपनी बात कहने की, लेकिन ज़बान बात कह नहीं पा रही, या ज़बान इफ़ेक्टिवली गूंगी है क्योंकि उसके पास शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बात को कह सके। इस बात से दिल के अंदर, और गालिब साहब के दिलो दिमाग में उस ज़बान के लिए बहुत सारी शिकायतें इकट्ठी होती जा रही हैं, और जो दिल है वो एक फ़र्द बन गया है जिसके ऊपर उस ज़बान
के अगेंस्ट जो शिकायतें हैं वो लिखी जा रही हैं, और वो शिकायतें, वो फ्रस्ट्रेशन दिल के अंदर बिल्डअप हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी होती जा रही है। क्यों? हसरत है बात कहने की, लेकिन ज़बान बात को बयान नहीं कर पा रही। एंड रिज़ल्ट शायद ये होगा कि फिर वो हिसाब किताब फूट के निकलेगा, आशिक रो रो के दुनिया को अपनी बात सुनाएगा, या ज़बान मजबूर हो जाएगी बात को बयान करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ज़बान वाकई ही लाल है, गुस्से से या दुख से वो लाल हो चुकी है, इट्स इन्फ्लेम्ड। क्यों? क्योंकि वो खुद खफा है अपनी इनएबिलिटी पे, या अपनी लाचारी पे, क्योंकि दिल के अंदर बड़ी हसरत है कॉम्प्लेक्स बातें कहने की, लेकिन ज़बान को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी बातों को बयान कैसे किया जाए, या तो ज़बान की जो फ्रस्ट्रेशन है, का जो हिसाब किताब है, वो दिल के फ़र्द पे लिखा जा रहा है। ये भी हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ज़बां हा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि प्लूरल है, तो एक से ज़्यादा ज़बानें भी हो सकती हैं। तो शायद इस दुनिया की ज़बानों से गालिब साहब को कोई शिकायत है कि मेरा इतना बुरा हाल है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा, और सारी दुनिया तमाशा देख रही है, कुछ कह नहीं रही है। तो दुनिया की ज़बानों के अगेंस्ट या लोगों की ज़बानों के अगेंस्ट जो शिकायतें हैं वो दिल पे लिखी जा रही हैं, ये भी हो सकता है। या शायद वो ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं अम, कि जो लोग गूंगे हैं, लाल लफ्ज़ गूंगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो म्यूट हैं, उनको कितनी मुसीबत होती होगी जब उनके दिल के अंदर भी हसरत होती होगी बातें करने की, लेकिन जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे या लोग उनकी बात नहीं समझ पाते होंगे, तो उनके दिल के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होती जाती होगी। या क्योंकि गालिब साहब भी अपने आप को एक ऐसी स्टेट में ही पा रहे हैं कि दिल के अंदर हसरत है, लेकिन बात ज़बान से बयान नहीं की जा वो नहीं कर पा रहे। या तो और या फिर ज़बान बात तो कर रही है, लेकिन एंड रिज़ल्ट पिछले शेर जैसा ही है कि किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ओवरऑल जिस्ट ये है कि गालिब साहब के दिल में बात को बयान करने की बहुत ज़्यादा हसरत है, ज़बान या तो उस बात को बयान नहीं कर पा रही, उनकी शेर व शायरी में वो इस बात को बयान नहीं कर पा रहे। इफ़ेक्टिवली ज़बान का यहाँ पे मेटाफर शेर व शायरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है उन्होंने किया हो, और या फिर बात ज़माने को समझ में नहीं आ रही, और इस बात का गिला, इस बात की रिजेंटमेंट, इस बात की शिकायत जो है दिल में पैदा हो रही है, और वो रिजेंटमेंट, वो फ्रस्ट्रेशन जो है दिल के अंदर इकट्ठी होती जा रही है। तो कहते हैं कि किसको सुनाऊं हसरत इजहार का गिला, दिल फ़र्द जमो खर्च ज़बां हाय लाल है। आई होप इट मेड सम सेंस, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये शेर है। अगला शेर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा, किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा, रहमत की उज़्र ख्वाए लबे बेसवाल है। इसकी मैंने 3-4 एक्सप्लेनेशंस पढ़ी, नन ऑफ देम मेड कंप्लीट सेंस। तो जो रंग मुझे समझ में आए हैं मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। आईना परदाज का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो आईने को साफ करके चमका रहा हो। यहाँ पे खुदा को आईना परदाज बोला गया है। उज़्र कहते हैं किसी तरह की एक्सक्यूज़ को, बहाना हो सकता है, माफ़ी भी हो सकती है। लबे बेसवाल, ऐसे सवाल जो, ऐसे लब जो सवाल ना पूछ सकें, जो खामोश हों। तो पहली लाइन में कह रहे हैं किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा। शेर व शायरी के कॉन्टेक्स्ट में इंसान के दिल को भी आईना बताया जाता है, जिसके ऊपर गुनाहों की गर्द जमी रहती है, और खुदा उस आईने को चमकाने की कोशिश करता रहता है। या क्यों? ताकि खुदा और खुदाई का अक्स, रिफ्लेक्शन, उस दिल रूपी आईने के अंदर झलक सके। या और गालिब साहब की तमन्ना है कि वो उस अक्स को देख सकें, वो खुदा का दीदार कर सकें। एक्सक्यूज़ मी। तो कह रहे हैं किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा, कि तू किस पर्दे में बैठ के आईना परदाज है, मेरे दिल रूपी आईने को चमकाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, या मैं तेरा अक्स अपने दिल के अंदर देखना चाहता हूँ, दिखाई नहीं देता। इफ़ेक्टिवली खुदा जो है वो पर्दे में छुप के दिल को चमकाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये कि जो खामोश लब हैं वो किसी तरह की एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। वो क्या हो सकता है उसका मतलब?
ये हो सकता है कि जो लब हैं वो गिल्टी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने टाइम से गालिब साहब या इंसान गुनाह करने पे लगा हुआ है कि उसको खुदा के सामने फरियाद करने का टाइम ही नहीं मिला, ख्याल ही नहीं आया। या और अब लबों को पता ही नहीं कि माफ़ी कैसे मांगे। या और इस वजह से किसी तरह की वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि खुदा उनके ऊपर रहमत करे। तो इसलिए कहते हैं रहमत की, अब रहमत की मांग यहाँ पे की जा रही है। कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम पता, मेरे लब खामोश हैं, मुझे नहीं पता कि तुझसे माफ़ी कैसे मांगनी है। या तो इस वजह से अब तू ही किसी तरह से मेरे ऊपर रहमत कर, मेरे दिल रूपी इस आईने को चमका दे ताकि मैं तेरा दीदार कर सकूं। यही बात मुझे इस शेर के अंदर समझ में आती है। तो कहते हैं किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा, रहमत की उज़्र खवाए लबे बेसवाल है। या कि मेरे जो ये खामोश लब हैं ये या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी तरह का चाहते हैं कि तू माफ़ कर दे, या ये किसी तरह का बहाना ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनसे गलती हो चुकी है। अब या पहले ही इनको गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तू ही हमारे ऊपर रहमत कर और मेरे दिल को साफ़ कर ताकि तेरे अक्स का दीदार मैं कर सकूं। किस पर्दे में है आईना परदाज है खुदा, रहमत की उज़्र ख्वाए लबे बेसवाल है। ये क्लेम करना बहुत मुश्किल है कि हमने पूरी तरह से दूसरी लाइन के मतलब को कैप्चर कर लिया है, लेकिन आई होप इट मेड सम सेंस। अब वो कह रहे हैं खुदा मेरे ऊपर रहमत कर, अपना दीदार मुझे करवा। अच्छा, अगला शेर देखें। है खुदा ना ख्वास्ता वोर दुश्मनी, है खुदा ना ख्वास्ता वोर दुश्मनी, है शौक़े मुनफ़इल ये तुझे क्या ख्याल है। मुनफ़इल कहते हैं शर्मिंदा, और शौक़ तो आपको पता ही है, इश्क, पैशन, आर्डर। तो खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना करे, लॉर्ड मे द लॉर्ड फॉरबिड। तो इस शेर की टोन थोड़ी सी अपने आप को कोसने की या अपने आप को डांट लगाने की है, या अपने शौक़ को यहाँ पे वो डांट लगा रहे हैं। या कहते हैं है खुदा ना ख्वास्ता वो और दुश्मनी। या तो यहाँ पे एक बार फिर शायद खूबसूरत महबूब ने गालिब साहब पे आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाए हैं और वो उनका दुश्मन बन गया है। तो ये बात गालिब साहब को उनके शौक़ को, दिल को समझ में आई, शायद आ गई और वो पीछे हट गए। लेकिन आशिक है, उसकी मजबूरी है इश्क करना, वो महबूब से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। तो वो दूसरी लाइन में कह रहे हैं ए शौक़ मुनफ़इल ये तुझे क्या ख्याल है। या अपने शौक़ को कह रहे हैं और उसको शौक़ मुनफ़इल बताया, राइट, कि जिसको शर्म आनी चाहिए। या कि तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो तेरा दुश्मन बन गया है। रियलिटी ये है कि महबूब जुल्म सितम ढा रहा है, लेकिन आशिक अपनी मजबूरी में अपने शौक़ को, दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तेरे दिल में ऐसा ख्याल भी कैसे आया कि महबूब तेरा दुश्मन बन गया है। इफेक्टिवली वो कह रहा है कि नहीं, अपने आप को समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, महबूब हमारा दुश्मन नहीं है, वो अच्छा है, वो इतना बुरा नहीं है, वापस उसके पास हमें जाना चाहिए, अपना दिलो जान उसके ऊपर निछावर कर देना चाहिए, उसके कदमों में बिछ जाना चाहिए, उससे इश्क करना चाहिए। या तो कहते हैं है खुदा, जो लफ्ज़ है आई थिंक इसको आप हाय की सेंस में पढ़ सकते हैं। या है खुदा ना ख्वास्ता वो और दुश्मनी, खुदा ना ख्वास्ता मेरा महबूब और हमसे दुश्मनी करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ए शौक़ मुनफ़इल ये तुझे क्या ख्याल है। तो अपने शौक़ मुनफ़इल, अपने शर्मिंदा शौक़ को, या जिसको शर्म आनी चाहिए, ऐसे शौक़ को कह रहे हैं कि ये तुझे क्या ख्याल है, क्या ख्याल तुझे आ गया, महबूब हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने कहा, दिल को मनाने वाली बात है। महबूब जुल्म सितम ढा रहा है, आशिक मजबूर है, अपने दिल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि महबूब जालिम नहीं है। अगला शेर देखें। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से जान, मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से जान, नाफे ज़मी है ना कि नाफे गज़ाल है। तो ये एक रिलीजियस शेर है। मुश्की कहते हैं खुशबूदार, या और गज़ाल कहते हैं एक हिरन को, मस्क डियर जिसको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी नाफ में, नाफ कहते हैं नेवल को, नाभि को, उसकी नाफ में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से खुशबू आती है। तो
पहली लाइन के अंदर हज़रत अली की तारीफ़ की गई है, लिबास काबा, काबे के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं मुश्किन लिबास काबा अली के कदम से जान, कि ये बात जान लो कि लिबास काबा से जो खुशबू आ रही है वो हज़रत अली की रूहानी प्रेजेंस, उनके कदमों की वजह से है। या ऐसा भी कहा जाता है कि हज़रत अली काबे में ही पैदा हुए थे। या तो कहते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस, उनके कदम यहाँ पे पड़े हैं, इस वजह से लिबास काबा जो है वो खुशबूदार है। और उनकी उनके वजूद में, उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस में इतनी स्पिरिचुअल महक थी कि उसकी वजह से ये लिबास काबा भी महक के अंदर भी महक उनकी समा गई है। और जो उसके पास जाएगा उसको वो महक आएगी, हज़रत अली की स्पिरिचुअल प्रेजेंस महसूस होगी। और ये महक, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस काबे से निकल के पूरी दुनिया में भी फैलती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, आई थिंक रिवायत है कि यहाँ हदीस है, आई एम नॉट रियली श्योर, कि काबे को नाफ़े ज़मी बताया जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ बताया जाता है। किसी चीज़ को किसी का सेंटर बताने का मतलब है कि बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, या इसके आगे पीछे सारी चीज़ें घूमती हैं, सारी चीज़ें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। तो दूसरी लाइन ग्रामेटिकली थोड़ी सी ऑकवर्ड है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि पहली लाइन में वो लिबास काबा की बात कर रहे हैं और दूसरी लाइन में काबे की ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि काबे के लिबास या काबे से खुशबू आ रही है, तो ये मत समझ बैठना कि ये नाफ़े गज़ाल है, या ये ऐसी गज़ाल की नाफ है जिसके अंदर से खुशबू आ रही है। ये तो नाफ़े ज़मी है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो पहली लाइन में हज़रत अली और उनकी रूहानी प्रेजेंस की तारीफ़ की गई है, और दूसरी लाइन में काबे को नाफ़े ज़मी, सेंटर ऑफ द अर्थ बताया गया है। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से जान, नाफ़े ज़मी है ना कि नाफ़े गज़ाल है। अगला शेर बड़ा अच्छा है, कहते हैं वहशत पे मेरी अरसाए आफाक तंग था, वहशत पे मेरी अरसाए आफाक तंग था, दरिया ज़मी को अर्के इनफियाल है। आफाक कहते हैं होराइज़न को, या क्षितिज, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि आप देखें बड़ी दूर आपको जहाँ पे आसमान और धरती मिलते हुए नज़र आते हैं, उसको आप आफाक कह सकते हैं। इस पूरी दुनिया पे में जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जहाँ जिस पॉइंट तक आपकी नज़र जाती है, उसको भी आप होराइज़न या आफाक कह सकते हैं। अरसा कहते हैं स्पेस, तो अरसा आफाक का मतलब है यहाँ से आफाक, यहाँ से होराइज़न तक की जो स्पेस है, जहाँ ये जो ज़मीन है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक जो ज़मीन है। और अर्के एक्सक्यूज़ मी, इनफियाल शर्म को कहा जाता है, और अर्क यहाँ पे कहेंगे पसीने को। तो अर्क इनफियाल इज स्वेट ऑफ शेम, तो शर्म की वजह से जो पसीना बहाया जा रहा है। तो कहते हैं कि वहशत पे मेरी अरसाए आफाक तंग था, वहशत पे मेरी अरसाए आफाक तंग था, दरिया ज़मी को अर्के इनफियाल है। या तो आशिक एक बार फिर इश्क में अपना दिलो दिमाग खो के मजनू साहब जैसा एक बेइंतहा वहशी आशिक बन गया है, पागल हो गया है। और उसकी वहशत को दर्शाने के लिए बड़ी खूबसूरत इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पहली लाइन में रंग ये है कि मेरी वहशत के लिए अरसाए आफाक तंग था, या कि मेरे अंदर इतनी वहशत है कि इस पूरी दुनिया की ज़मीन, या जहाँ तक आपको ये ज़मीन नज़र आती है, मेरी वहशत के लिए वो ज़मीन तंग थी, या इतनी बेइंतहा वहशत मेरे अंदर है कि उस यहाँ से आफाक तक की ज़मीन के अंदर वो वहशत समा नहीं सकती। और अगर मेरी वहशत क्योंकि और बढ़ना चाहती है, मैं अभी और वहशी शायद होना चाहता हूँ, जब मेरी वहशत ने बढ़ने की, एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो उसको ये ज़मीन तंग लगी है। और दूसरा ये कि वो मजनू जैसे वहशी आशिक बन के इस दुनिया में दश्त में दौड़ना चाहते हैं, और उसको लगता है कि मेरे दौड़ने के लिए यहाँ पे इनफ सफिशिएंट ज़मीन ही नहीं है। तो वो इफ़ेक्टिवली अपनी वहशत को एक्सप्रेस करना चाहता है आशिक, वहशी आशिक, पागल आशिक, लेकिन इस दुनिया में इतनी ज़मीन नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं कि उसकी वहशत इसके अंदर समा सके। और दूसरी लाइन का देखें क्या खूबसूरत रंग है,
तो क्योंकि ज़मीन के पास इतनी जगह नहीं कि वो आशिक की वहशत की ज़रूरतें पूरी कर सके, इस वजह से वो शर्मिंदा है। शर्म से पानी पानी हो रही है, शर्म से उसको पसीना आ रहा है। दरिया ज़मी को अर के इन फ़ियाल है। तो कहते हैं ये जो दरिया, ये जो समंदर है, ये ज़मीन के लिए शर्म का पसीना है। इफ़ेक्टिवली ज़मीन इतनी शर्मिंदा हुई आशिक की वहशत की डिमांड्स पे, और उसने इतना पसीना बहाया कि समंदर पैदा हो गया, इस दुनिया के ओशंस पैदा हो गए हैं। देखिए क्या खूबसूरत क्रिएटिव इमेजरी है। तो ओवरऑल वहशी आशिक की वहशत की डिमांड और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस ज़मीन में इतनी कैपेसिटी नहीं कि उस वहशत को कंटेन कर सके, समा सके। तो कहते हैं कि वहशत पे मेरी अरसा आफाक तंग था, यानी कि मैं इतना वहशी आशिक हूँ, इस कदर मैं वहशी यहाँ बनना चाहता हूँ या बन गया हूँ कि ये अरसा आफाक, यहाँ से आफाक तक की ज़मीन भी मेरे लिए, मेरी वहशत के लिए तंग है। वहशत पे मेरी अरसा आफाक तंग था, दरिया ज़मी को अर के इन फ़ियाल है। अगला शेर देखें कि हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद। ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। तो हमारे वहाँ की फ़िलोसॉफ़िकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में अक्सर आता है कि ये दुनिया माया जाल है। ये दुनिया ख़यालों का बिछाया हुआ एक जाल है। ये इमेजिनरी दुनिया है, ये रियल नहीं है, इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तुम्हारे ख़यालों के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इस पूरी दुनिया में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सिर्फ सिग्नल्स हैं जो आपका दिमाग इंटरप्रेट करता है। तो जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो इफ़ेक्टिवली आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं, असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। या अद्वैता वेदांता की फ़िलासफ़ी में भी ये बात कही जाती है, सूफ़ी फ़िलासफ़ी में भी ये बात कही जाती है कि यहाँ पे सिर्फ खुदाई ही खुदाई है और कुछ नहीं है जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो उसी बात को वाले साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहते हैं हस्ती के एग्जिस्टेंस के फ़रेब में मत आ जाना। ये एक फ़रेब है, ये दुनिया तुम्हें लगती है कि यहाँ पे है, ये है नहीं। मैट्रिक्स पिक्चर मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो कहते हैं इस हस्ती के फ़रेब में मत आ जाइए वसद, आलम तमाम, ये दुनिया, ये धरती जो तुम्हें दिखाई देती है, ये आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। दामे ख़याल का मतलब है ख़यालों का बिछाया हुआ एक जाल। ये पूरा आलम, ये पूरी दुनिया उस ख़यालों के जाल का एक हल्का है, एक लिंक है, एक सर्कल है। अब देखें इसके अंदर से एक रंग ये पैदा होता है कि एक हल्का बताया है उसने, राइट। तो ये पूरी दुनिया, आलम जो आपको दिखाई देता है, ये उस ख़यालों के जाल का एक हल्का है। तो पॉसिबिलिटी क्या पैदा होती है कि और हल्के भी तो हैं यहाँ पे, है। तो ये एक मल्टी यूनिवर्स या मल्टीवर्स की तरफ भी पॉइंट करता है कि और भी आलम है यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई नहीं देते, जिनको तुम समझते हो। तुमको लगता है कि यही एक आलम, यही एक दुनिया, यही एक अर्थ, यही एक यूनिवर्स है जिसके अंदर तुम रहते हो। लेकिन ये ख्यालों के जाल का सिर्फ एक हल्का है, यहाँ और हल्के भी हैं। तो और भी आलम, और भी यूनिवर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी पैदा होती है। तो एक सवाल भी पैदा होता है कि किसके ख्याल की बात हो रही है। इंसान के ख्यालों की बात हो रही है या किसी डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन बीइंग ने ये ख्यालों का जाल बिछाया है, जिसको हम असली दुनिया समझे बैठे हैं। उसका जवाब देना मुश्किल है। दोनों बातें फ़िलासफ़ी में कही जाती हैं, लेकिन ओवरऑल वो कहते हैं कि ये दुनिया ख़याली दुनिया है, इसका सपोजिशनल एग्जिस्टेंस है, इमेजिनरी दुनिया है। इसको तुम असली मत समझ बैठना, इसके फ़रेब में मत आ जाना। तो कहते हैं कि हस्ती के मत फ़रेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। अच्छा, ये आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। तो आप कहते हैं कि पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद, पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद, दिल वक्फ़ दर्द कर कि फ़कीरों का माल है। रेख्ता कहती है कि वक्फ़ दर्द कर का लफ्ज़ है, कुछ और सोर्सेस कहते हैं कि वक्फ़ दर्द रख है। लेकिन लफ्ज़ों की वजह से मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कहते हैं
पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद। पहलू तही का मतलब है पीछा छुड़ा लेना, या तो अपना दामन झाड़ देना या अपनी साइड, अपना पहलू जो है झाड़ देना, खाली कर देना। तही करने का मतलब है खाली कर देना। टू एम्प्टी योर साइड और योर फ्लैंक। गमो अंदोह, दुख दर्द। और कहते हैं पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद। इफेक्टिवली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आशिक का यू नो काम है दुख दर्द सहना। या दुख दर्द की वजह से ही आशिक का वजूद होता है, उसकी ज़िंदगी दुख दर्द सहने के लिए ही होती है। तो दुख दर्द से भागो मत, दुख दर्द से अपना पीछा मत छुड़ाओ। है, तो कहते हैं दुख दर्द से अपना पहलू तही मत करो। है, तो ये पहली लाइन कह रहे हैं। तो अगर गम नहीं होगा तो ज़िंदगी का तुम्हारी कोई मतलब ही नहीं होगा। और यहाँ पे आशिक को उन्होंने फ़कीरों से कंपेयर किया है। तो इन सम सेंस आशिक लोगों को भी इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता, फ़कीरों को भी साम दुनिया के झमेलों से कोई वास्ता नहीं होता, वो अपना स्पिरिचुअल काम करते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं दिल वक्फ दर्द रख कि फ़कीरों का माल है। तो वक्फ कहते हैं एक रिलीजियस एंडोमेंट को। या तो रिलीजियस एंडोमेंट जहाँ पे फ़कीर लोग किसी मस्जिद या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जहाँ रहते हैं, तो एक वक्फ बोर्ड वहाँ पे बना दिया जाता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जो चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस आती हैं उनको मैनेज करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए। तो कहते हैं कि दिल वक्फ दर्द रख। इसका मतलब ये है कि दिल को वक्फ दर्द बना के रख, या अपना दिल वक्फ दर्द में रख दे। या मतलब ये है कि तेरे दिल के ऊपर वक्फ दर्द का कंट्रोल होना चाहिए। तो दिल का काम ये है कि वो दर्द की सेवा करे, दर्द के काम में लगा रहे। और दिल को उन्होंने फ़कीरों का माल बताया है। क्यों? क्योंकि एक तो इस वजह से क्योंकि वक्फ बनाने की बात की गई है और फ़कीरों का माल वक्फ में रखा जाता है। और दूसरा ये कि अब इस दर्द को जैसे फ़कीरों को इस दुनिया से कोई काम नहीं होता, तेरे इस दिल को भी इस दुनिया के काम धंधे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसका काम यही होना चाहिए कि ये वक्फ दर्द में रहे, या कि ये दर्द की सेवा अब करे, दर्द के कारोबार में ये लगा रहे। और पहली लाइन में ऑफकोर्स कह रहे हैं कि दुख दर्द से मत भागो। तो दूसरी लाइन प्योर इमेजरी है कि दिल का काम है दर्द की हिफाजत करना। तो दिल को वक्फ का दर्द होना चाहिए, दिल को दर्द का वक्फ होना चाहिए, या फिर दिल वक्फ में दर्द के वक्त में रख दिया जाना चाहिए। तो दर्द का ही पूरा कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल दिल के ऊपर होना चाहिए। तो ये रंग है इसके अंदर। ओवरऑल बेसिकली वो कह रहे हैं कि दिल का काम है दुख दर्द सहना, दुख दर्द का कारोबार करना। इसलिए आशिक का फ़र्ज़ है कि वो दुख दर्द से दूर ना भागे। पहलू तही न कर गमो अंदोह से असद, दिल वक्फ दर्द रख कि फ़कीरों का माल है। तो ये थी पूरी गज़ल। एक दो शेर बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बट आई होप आई वाज एबल टू डू सम जस्टिस टू देम। और अगर आपको कोई एडिशनल रंग नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।